I would like to request Ajay Makhanji, General Secretary in charge of Rajasthan and also one of the organizers of the Shibir, to read out the Hindi version of the Udaipur Declaration, which had been approved by CWC this morning. साथियों, इससे पहले कि मैं उदयपुर का नव संकल्प ऐलान पढ़ूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे 6 कमेटीज के 6 कन्वीनर्स ने विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्षा को सौंपी है और उसके बाद में उसमें से कुछ अंश इस डिक्लेरेशन के अंदर हिस्सा ले पाए हैं और रिपोर्ट वो कांग्रेस अध्यक्षा के पास में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो भी समितियों ने करी है वो सारी की सारी रिपोर्ट है। उदयपुर नव संकल्प ऐलान 15 मई 2022। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असीम संघर्ष, त्याग और बलिदान की बुनियाद पर खड़ी है। करोड़ों देशवासियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में जिस क्रांति का आगाज किया था, वह ब्रितानवी हुकूमत से आजादी लेकर अपना शासन और अपने संविधान के लिए तो था ही, उस संघर्ष के मूल में चौतरफा असमानता, भेदभाव, कट्टरता, रूढ़िवादिता, छुआछूत और संकीर्णता को खत्म करने के लिए कवायद भी थी। देश प्रेम व बलिदान की भावना से ओतप्रोत आजादी के आंदोलन का आधार था सबके लिए न्याय। करोड़ों कांग्रेस जनों ने स्वतंत्रता संग्राम में जेल की अमानवीय यातनाएं सही व भारत मां की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। साल 1885 से 1947 तक 62 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की यह क्रांति भारत की आजादी के रूप में परिणत हुई। न्याय, संघर्ष, त्याग और बलिदान की इस परिपाटी ने आजादी के बाद अगले 70 वर्षों तक भारत की एकता, अखंडता, प्रगति व उन्नति का रास्ता भी प्रशस्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उसके नेतृत्व ने कट्टरवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद व हिंसा का रास्ता अपनाकर भारत के बहुतालवादी व समावेशी सिद्धांतों को चुनौती देने वाली हर ताकत से लोहा लिया। भारतीय मूल्यों की रक्षा के इस संघर्ष में महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी व असंख्य कांग्रेस जनों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सन 1947 में भारत को राजनीतिक आजादी तो हासिल हो गई, पर देश के सामने अनगिनत चुनौतियां थी। ना पर्याप्त अनाज पैदा होता था, ना उद्योग धंधे थे, ना सुई तक बनाने के कारखाने थे, ना स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ना शैक्षणिक संस्थान थे, ना सिंचाई की सुविधा थी, ना पर्याप्त बिजली का उत्पादन था, ना यातायात और संचार के साधन थे, ना देश की सुरक्षा का पूरा इंतजाम। देश को सैकड़ों सियासतों ने सामंतशाही से मुक्त कराकर एक सूत्र में पिरोना ही अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अर्थात भारत की आजादी के साथ उस समय के अविकसित भारत में चुनौतियों का अंबार भी हमें मिला, जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने दृढ़ संकल्प में अवसर में तब्दील कर दिया। एक मजबूत, शांतिप्रिय, समावेशी और प्रगतिशील भारत की नींव रखी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व उनके सहयोगियों ने न केवल देश को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न, बांध एवं सिंचाई, बिजली घर, परमाणु ऊर्जा, सड़क, रेल, संचार, सुरक्षा, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, कारखाने व ढांचागत विकास की बुनियाद भी खड़ी करी। पंडित नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों, पीएसयूज, आईटीआई, आईआईएम, विश्वविद्यालयों, बड़े सिंचाई बांधों व परियोजनाओं, बड़ी स्टील फैक्ट्रियां, अंतरिक्ष परियोजनाओं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डीआरडीओ की स्थापना की व उन्हें आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी।
1960 और 1970 के दशक में कांग्रेस ने देश में हरित क्रांति का सूत्रपात किया, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के साधारण जनमानस के लिए बैंकिंग व्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतों के दांत खट्टे कर दिए तथा बांग्लादेश के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1980 के दशक में एक बार फिर कांग्रेस ने 21वीं सदी के भारत की नींव रखी। एक तरफ दूरसंचार क्रांति का उदय हुआ तो दूसरी तरफ पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसके सुखद परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। 1990 के दशक में जब विपक्षी सरकारों ने भारत का सोना तक गिरवी रख अर्थव्यवस्था को जीर्ण शीर्ण कर दिया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर देश को आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण से जोड़कर भारत की तरक्की व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। 2004 से 2014 तक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकाल देश में सदैव समावेशी विकास, अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, अधिकार संपन्न भारत व आम नागरिकों के सशक्तिकरण के मील पत्थर स्थापित करने के लिए जाना जाएगा। एक तरफ सत्ता त्याग देने की श्रीमती सोनिया गांधी जी की साहसिक कुर्बानी, तो दूसरी ओर डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक विद्वता ने देश को नई ऊंचाइयों पर ला करके खड़ा कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री राहुल गांधी जी के सामूहिक नेतृत्व व दूरदर्शिता ने एक अधिकार संपन्न भारत की संरचना की, जिसमें हर नागरिक को मनरेगा के तहत काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार, किसानों को भूमि के उचित मुआवजे का अधिकार, नागरिकों को सरकार की जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार, ये सारे अधिकार मिले। एक तरफ देश ने पहली बार डिजिटल ग्रोथ को पार किया, डबल डिजिट ग्रोथ को पार किया, तो दूसरी तरफ 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर पाए। वह देश में एक सशक्त व प्रगतिशील मध्यम वर्ग तबके का उभार हुआ। देशवासियों ने आकांक्षाओं व तरक्की की नई बुलंदियां छुई। चारों तरफ सामाजिक सौहार्द भी था, शांति व भाईचारा भी था, प्रगति व तरक्की भी थी और आगे बढ़ते रहने की नई अभिलाषा भी थी। कई प्रकार के षड्यंत्रकारी ताकतों को अधिकार संपन्न भारत, सामाजिक सौहार्द व समावेशी विकास रास नहीं आया तथा दुष्प्रचार का एक कुचक्र रचकर नियोजित रूप से सत्ता अर्जित कर ली गई। पर पिछले 8 वर्ष में जैसे देश की तरक्की, प्रगति, सामाजिक सौहार्द, आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को जानबूझ करके गहरे अंधकार में धकेल दिया गया है। कभी नोटबंदी के नाम पर देश के रोजगार व व्यवसाय पर हमला बोला गया, तो कभी मनमानी जीएसटी से छोटे छोटे और मंझले उद्योगों को तालाबंदी के कागार पर ला करके खड़ा कर दिया गया। कभी मनमाने लॉकडाउन से लाखों करोड़ों देशवासियों को सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर किया, तो कभी कोरोना की विभीषिका में सरकार की नाकामी के चलते लाखों लोगों को तिल तिल कर दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। अहंकार की पराकाष्ठा तो यह थी कि लाशों से पड़ी गंगा मैया और उसके तट भी अहंकारी शासकों को नजर नहीं आए। यही नहीं, बीते 8 वर्षों में देश का नौजवान असहनीय बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई की आग ने तो हर व्यक्ति व परिवार को झुलस करके रख दिया है। घर के लिए गैस का सिलेंडर खरीदना भी सपना हो गया है। पेट्रोल, डीजल, आटा, खाने का तेल, दाल, सब्जी, रोजमर्रा के इस्तेमाल की सभी चीजों की आसमान छूती कीमतों ने देशवासियों की जिंदगी दुर्भर कर दी है। बेरोजगारी और महंगाई अब देश के नागरिकों के लिए अभिशाप बन गए हैं। समाज का कोई वर्ग सत्तासीन सरकार की बेरुखी से अछूता नहीं रहा। जब 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने उन्हें बर्बरता से मारा, उनकी राह में कील और कांटे बिछाए तथा उन्हें आतंकी तक घोषित कर डाला। दूसरी तरफ देश भयंकर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उद्योग धंधे चौपट पड़े हैं और सरकार बेपरवाह। 75 साल में पहली बार देश का रुपया बेदम और बेजार दिखाई पड़ता है।
यहां तक कि $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 77 रुपए 50 पैसे पार कर गई है। अब तो 70 साल में बनाई देश की हर संपत्ति को मौजूदा सरकार द्वारा मनमाने तरीके से बेचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इंडिया ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है। अपनी अक्षम्य नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मौजूदा भाजपा सरकार ने देश में सांप्रदायिक वैमनस्यता का वातावरण निर्मित कर रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों व गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा धर्म व जाति के आधार पर नफरत के बीज बोकर सत्ता की भूख मिटाई जा रही है। भारत के बहुलतावाद, भाईचारे व समावेशी मूल्यों पर हमला बोला जा रहा है। भारत को जात पात, धर्म, खान पान, पहनावे, भाषा, क्षेत्रवाद और रंग के आधार पर विभाजित करने का कुत्सित संघर्ष षड्यंत्र हो रहा है। केंद्र की सत्तासीन सरकार व उसकी विचारधारा के कट्टरवाद व रूढ़िवादिता ने देश की अर्थव्यवस्था को हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया है। यह सब देश के वर्तमान और भविष्य के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। इन विषम परिस्थितियों व चुनौती के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया। मौजूदा विभाजनकारी वातावरण में आम जनमानस को धार्मिक व जातीय बंटवारे के जाल में उलझाकर चुनावी हित साधने की राजनीति गहन चिंतन का विषय है। पार्टी ने 6 विषयों पर 6 समूहों का गठन किया। हर समूह में खुले मन से सभी साथियों ने प्रभावशाली सुझाव व विचार व्यक्त किए। सभी समूहों ने अपने मंथन की विस्तृत रिपोर्ट आज कांग्रेस अध्यक्षा को सौंप दी। हाल में हुए चुनावों में अपेक्षाकृत परिणाम न आना, वह संगठन की खामियां तथा उसे जरूरी तब्दीलियां करने व जमीनी जुड़ाव को मजबूत करने पर गहन मंथन किया गया। खुले मन से त्रुटियों पर चर्चा हुई, भिन्न भिन्न विचारों पर मंथन हुआ। वैचारिक और नीतिगत मतभेद पर सभी दृष्टिकोण गहनता से देखे गए और बेहतरी के अनेकों सुझाव दिए गए। कांग्रेस के सब साथियों ने मिलकर आत्मचिंतन, आत्ममंथन व आत्म अवलोकन किया। एक नव संकल्प के साथ दृढ़ता से देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलने, न्याय की परिपाटी पर हर हाल में खतरे से उतरने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष उत्पन्न मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से जूझने व जीतने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। 6 विषयों पर समूहों की चर्चा से भविष्य के रास्ते के कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आए। अब मैं एक एक करके 6 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो हमारी वर्किंग कमेटी ने इस ऐलान को अप्रूव किया है वो मैं आप सब लोगों के सामने पढ़ करके सुनाऊंगा। सबसे पहले संगठन वह कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी के असली ताकत हैं। संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस की निर्णायक भूमिका निभाने हेतु व्यापक विचार मंथन हुआ। इस मंथन के निष्कर्षों का सारांश यह है कि अगले 90 से 180 दिनों में देश भर में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर सभी रिक्त नियुक्तियां संपूर्ण कर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। संगठन को प्रभावी बनाने हेतु ब्लॉक कांग्रेस के साथ साथ मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया जाएगा। कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए विभाग यानी डिपार्टमेंट्स का गठन किया जाएगा। नंबर 1 पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट, ताकि भिन्न भिन्न विषयों पर जनता के विचार जानने व नीति निर्धारण हेतु तर्क संगत फीडबैक, साइंटिफिक फीडबैक कांग्रेस नेतृत्व को मिल सके। राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग का गठन हो ताकि पार्टी की नीतियों, विचारधारा, दृष्टि, सरकार की नीतियां व मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का व्यापक प्रशिक्षण हो पाए। केरला स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से इस राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी जाएगी। तीसरा डिपार्टमेंट होगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया जाएगा, ताकि
हर चुनाव की तैयारी प्रभावशाली तरीके से हो, वह अपेक्षित परिणाम निकले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव संगठन के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन भी हो, ताकि बेहतरीन काम करने वाले पदाधिकारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले और निष्क्रिय पदाधिकारियों की छटनी की जा सके। पार्टी में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति द्वारा पद पर बने रहने के बारे में कई विचार सामने आए। संगठन के हित में यह है कि 5 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर ना रहे, ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। यही नहीं, मौजूदा भारत के आयु वर्ग व बदलते स्वरूप के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस की कार्य समिति, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों में 50% पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल संगठनों की इकाई में सामाजिक वास्तविकता का प्रतिबिंब भी हो, यानी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिले। इन सभी जगहों पे संगठन में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो। इसी प्रकार एक परिवार एक टिकट का नियम लागू हो। यदि किसी के परिवार में दूसरा सदस्य राजनीतिक तौर से सक्रिय है तो 5 साल के संगठनात्मक अनुभव के बाद ही वह व्यक्ति कांग्रेस टिकट के लिए पात्र माना जाए। उत्तर पूर्व के प्रांतों के लिए कांग्रेस की गठित की गई नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष को कांग्रेस कार्य समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों में से कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा एक समूह का गठन हो, जो समय समय पर जरूरी व महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर निर्णय लेने हेतु कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव दे व उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन में मदद करे। हर प्रांत के स्तर पर भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा करने व निर्णय हेतु एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हर पीसीसी के अंदर किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व पीसीसी कमेटियों का सत्र साल में एक बार अवश्य हर साल आयोजित किया जाए। इसी प्रकार जिला, ब्लॉक व मंडल कमेटियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिला स्तर पर 9 अगस्त से 75 किलोमीटर लंबी पद यात्रा का आयोजन हो, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों व त्याग तथा बलिदान की भावना भी प्रदर्शित हो। बदलते परिवेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया व संचार विभाग के अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र व ढांचे में बदलाव कर व्यापक विस्तार किया जाए तथा मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा रिसर्च, विचार विभाग आदि का संचार विभाग से जोड़ विशेषज्ञों की मदद से और प्रभावी बनाया जाए। प्रदेशों के सभी मीडिया, सोशल मीडिया, रिसर्च आदि विभागों का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अंतर्गत रख सीधा जुड़ाव बने, ताकि पार्टी का संदेश प्रतिदिन देश के कोने कोने में फैल सके। दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह ने जो कहा और जो वर्किंग कमेटी ने जिसको अप्रूव किया वो ये है, राजनीतिक समूह ने मौजूदा विषम परिस्थितियों में भारतीयता की भावना व वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों को हर कांग्रेस जन द्वारा आत्मसात करने पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रवाद ही कांग्रेस का मूल चरित्र है और इसके विपरीत भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद सत्ता के भूख पर केंद्रित है। हर कांग्रेस जन का कर्तव्य है कि वह इस अंतर को जन जन तक पहुंचाए। आज सत्तासीन दल द्वारा भारतीय संविधान, उसमें निहित सिद्धांतों व अधिकारों तथा बाबा साहब अंबेडकर की सोच पर षड्यंत्रकारी हमला बोला गया है। संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण का पहला आघात
देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व गरीबों को पहुंचा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प है कि सभी कांग्रेस जन गांधीवादी मूल्यों व नेहरू जी की आजाद भारत के सिद्धांत की रक्षा हेतु हर हालत में संघर्षरत रहेंगे। साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली सभी संवैधानिक संस्थाओं को भी सत्ता के हित साधने के लिए कमजोर व निष्प्रभावी बना दिया गया है। इन विघटनकारी ताकतों से लोहा लेने हेतु कांग्रेस संगठन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियन, थिंक टैंक व सिविल सोसाइटी समूहों से व्यापक संपर्क और संवाद स्थापित करेगी। जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने संगठन की शक्ति व बलबूते के आधार पर हर जगह जमीनी पकड़ पैदा करनी है, वहीं राष्ट्रीयता की भावना व प्रजातंत्र की रक्षा हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी समान विचारधारा के दलों से संवाद व संपर्क स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप जरूरी गठबंधन करने के रास्ते खुले रखेगी। भारत की संप्रभुता व भूभागीय अखंडता पर चीन द्वारा अतिक्रमण को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लद्दाख में भारतीय सैनिकों की शहादत को हम सलाम करते हैं। इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित न होना व प्रधानमंत्री की रहस्यमयी चुप्पी देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कई दौर की वार्ता के बावजूद चीन द्वारा भारत की सरजमीन से अनधिकृत कब्जा न छोड़ना अपने आप में भारत की अखंडता को चुनौती है। भाजपा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा से किया जा रहा यह खिलवाड़ अस्वीकार्य है। उत्तर पूर्व के शांति प्रिय प्रांतों में अलगाव व उग्रवाद का विस्तार अति चिंताजनक है। राजनीतिक स्वार्थों हेतु असम, मिजोरम, मेघालय सीमा विवाद, नागालैंड, मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबे समय तक बंद रहना, रहस्यमयी नागा शांति समझौते का 2019 से क्रियान्वयन न हो पाना, वह पूरे उत्तर पूर्व में सत्ता प्राप्ति हेतु सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा कर देना भाजपा की नाकामियों को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति बदल पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लेना, प्रांत को केंद्र शासित दर्जे में तब्दील कर देना, प्रांतीय विधानसभा की बहाली न कर चुनाव न करवाना, जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट का अधिकार छीन लेना, जम्मू कश्मीर में त्रुटिपूर्ण डिलिमिटेशन लागू करना, अस्थिरता व सुरक्षा के माहौल के चलते उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा बलों व कश्मीरी पंडितों सहित हजारों मासूम नागरिकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करना अपने आप में केंद्र सरकार की गंभीर नाकामी का परिचायक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कड़े शब्दों में भाजपा आरएसएस द्वारा देश में सांप्रदायिक विभाजन फैलाने के एजेंडा की निंदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्म, भाषा, जाति, रंग व क्षेत्रवाद के आधार पर अल्पसंख्यकों, गरीबों व वंचितों को निशाना बना वोट बटोरने की राजनीति का सिरे से खंडन करती है। केंद्र सरकार द्वारा देश के संघीय ढांचे पर हमला तो और भी खतरनाक है। बार बार प्रांतों के अधिकार क्षेत्र पर गैर कानूनी व अनैतिक अतिक्रमण करना भाजपाई सत्ता का स्वभाव बन गया है। जहां तक कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग अब भाजपाई सत्ता सिद्धि के लिए खुलेआम करते हैं। वह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। राष्ट्र हित में इन सब अनैतिक कृत्यों को भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। अब आर्थिक समूह का आर्थिक समूह ने व्यापक विचार विमर्श के बाद भारत के लिए नव संकल्प आर्थिक नीति बनाने व लागू करने की कवायद की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1990 के दशक में किए अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से हुए अभूतपूर्व फायदे का संज्ञान लेते हुए एक ऐसी उदारीकरण केंद्रित अर्थव्यवस्था के गठन को प्रोत्साहित करने की प्रस्तावना की गई, जिसमें निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका तो रेखांकित की जाए, पर साथ साथ सशक्त व व्यवहारिक सार्वजनिक उपक्रमों की संरचनात्मक भूमिका भी बनी रहनी चाहिए। उदारीकरण के 30 वर्षों के बाद तथा घरेलू व वैश्विक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए स्वाभाविक तौर से आर्थिक नीति में बदलाव की आवश्यकता जरूरी है। इस नव संकल्प आर्थिक नीति
का केंद्र बिंदु रोजगार सृजन हो। आज के भारत में जॉबलेस ग्रोथ का कोई स्थान नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोदी सरकार की रोजगार विहीन आर्थिक नीतियों को सिरे से खारिज करती है। हमारा मानना है कि जो आर्थिक नीति नए रोजगार पैदा करने पर केंद्रित होगी, वही देश में उच्च विकास दर ला सकती है। नव संकल्प आर्थिक नीति के लिए अनिवार्य है कि वह देश में फैली हुई अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, चिंताजनक कुपोषण, खास तौर से महिलाओं व बच्चों में वह भीषणतम आर्थिक असमानता का निराकरण कर सके। भाजपा सरकार द्वारा 70 सालों में बनाई गई सरकारी संपत्तियों का अंधाधुंध निजीकरण अपने आप में खतरनाक है। यह और गंभीर हो जाता है जब भाजपा सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बदनीयती से और आधे औने पौने दामों पर अपने चंद और चहेते पूंजीपति मित्रों को बेच रही है। न केवल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ लोगों का एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास भी हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस अंधाधुंध निजीकरण का घोर विरोध करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि जन कल्याण ही आर्थिक नीति का सही आधार हो सकता है। भारत जैसे तरक्कीशील देश में जन कल्याण नीतियों से आम जनमानस के लिए रोजगार सृजन व आय के साधन बढ़ाना अनिवार्य व स्वाभाविक है। नव संकल्प आर्थिक नीति के तहत केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बिगड़ते हुए वित्तीय संबंधों का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक अब समय आ गया है जब केंद्र व प्रांतों के बीच वित्तीय संबंधों की पुनर्समीक्षा हो और प्रांतों के अधिकारों की संरक्षण व सुरक्षा भी हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विश्वास है कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था व वर्कफोर्स को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। भारत की चुनौतियों में बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था भी है तथा बदलती आधुनिक तकनीक जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अनुरूप देश के वर्कफोर्स को ढालना भी है। नई अर्थव्यवस्था में देश व दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन का संज्ञान लेना भी अनिवार्य है। नव संकल्प आर्थिक नीति एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण व समानता के सिद्धांत पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी, जिसमें सभी वर्गों को मौके व आर्थिक प्रगति के अवसर मिल पाएंगे। अब किसान व खेत मजदूर समूह। किसान व खेत मजदूर समूह ने देश में भाजपा सरकार निर्मित मौजूदा कृषि संकट का गहन संज्ञान लेते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों और नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया। कर्ज के दलदल में फंसे देश के अन्नदाता पर 31 मार्च 2021 तक 16.80 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में किसान की कर्ज मुक्ति हेतु पूर्णतः उदासीन व बेरुखी दिखाई है। वक्त की मांग है कि राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग का गठन कर कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति तक का रास्ता तय किया जाए। कर्ज ना लौटा पाने की स्थिति में किसान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई तथा किसान की खेती की जमीन की कुर्की पर पाबंदी लगाई जाए तथा खेतीहर किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध हो। किसानों की एक और सबसे बड़ी समस्या फसल की कीमत ना मिलना है। आजाद भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलन के बाद मोदी सरकार द्वारा एमएसपी की गारंटी पर विचार करने हेतु कमेटी बनाने का वायदा तो किया, पर कुछ नहीं हुआ। किसान संगठनों की न्यायोचित मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे तथा किसानों को एमएसपी का निर्धारण कर C2 + 50% के आधार पर हो, यानी एमएसपी निर्धारित करते हुए किसान को कॉस्ट ऑफ कैपिटल व जमीन का किराया जोड़कर 50% अधिक दिया जाए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी असलियत में निजी बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई। निजी बीमा कंपनियों ने पिछले 6 वर्षों में 34,304 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, पर किसान को कोई लाभ नहीं मिला। वक्त की मांग है कि खेती के पूरे क्षेत्र का बीमा किया जाए व नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर बीमा योजना का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां करें। किसान कल्याण के लिए यह भी आवश्यक है
कि कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र के अनुरूप एक अलग कृषि बजट संसद में प्रस्तुत हो, जिसमें किसान कल्याण की सभी परियोजनाओं का लेखा जोखा दिया जाए। मौसम की मार, प्राकृतिक आपदा, बाजारी मूल्यों में उतार चढ़ाव आदि को देखते हुए किसान को राहत देने हेतु राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष बनाया जाए। किसान के ट्रैक्टर व खेती के अन्य उपकरण जीएसटी की परिधि से मुक्त किए जाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साल 2019 के घोषणा पत्र में अंकित न्याय के सिद्धांत को हर किसान व खेत मजदूर परिवार पर लागू कर हर माह प्रति परिवार को 6,000 रुपए हस्तांतरण हो। छोटे व सीमांत किसानों व भूमिहीन गरीबों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए यही एक उपाय है। वक्त की यह भी मांग है कि कृषि उपज मंडियों की संख्या मौजूदा 7,600 से बढ़ाकर 42,000 की जाए, ताकि हर 10 किलोमीटर पर एक कृषि उपज मंडी की स्थापना करी जा सके। ग्रामीण रोजगार व गरीबी उन्मूलन के लिए मनरेगा ही एकमात्र उपाय है। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद मनरेगा के बजट में कटौती कर डाली। मनरेगा में हर व्यक्ति को जहां 100 दिन का काम देना अनिवार्य हो, वहां यह जरूरी है कि मनरेगा मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी के बराबर लाकर सालाना औसत आमदनी को 18,000 रुपए किया जाए। अब सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण समूह। सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण समूह ने देश के शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीबों व अल्पसंख्यकों के साथ षड्यंत्रकारी अन्याय व भेदभाव पर विस्तृत चिंतन किया तथा इन समूहों की आवाज व मांग कांग्रेस संगठन के माध्यम से देश भर में उठाने का संकल्प लिया। इस संकल्प का सबसे पहला कदम केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बजट में SC/ST सब प्लान को कानूनी मान्यता के साथ फिर से पुनः शुरू करना है। महिला सशक्तिकरण हेतु संसद, विधानसभाओं में व विधान परिषदों में 33% महिला आरक्षण का संवैधानिक संशोधन भी जल्द से जल्द पारित हो तथा हर वर्ग की महिला को अनुपातित आरक्षण का लाभ मिले। मजदूरों के संगठन के सशक्तिकरण हेतु कारगर कदम उठाने का संकल्प भविष्य के भारत के लिए अनिवार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा SC/ST आरक्षित संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों में वंचित वर्गों के लिए नए नेतृत्व के निर्माण हेतु लीडरशिप मिशन चलाए जाने का संकल्प लिया गया है। भाजपा प्रायोजित व मनस से पूर्ण माहौल के चलते यह भी अनिवार्य है कि अल्पसंख्यकों, SC/ST, OBC व मोहल्लों में कांग्रेस पार्टी एक विशेष सद्भावना मिशन चलाकर समरसता का भाव पैदा करे। SC/ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज पुरजोर तरीके से उठाने, उनकी समस्याओं पर फोकस करने व उनके नेतृत्व को उचित स्थान देने हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सामाजिक न्याय सलाहकार परिषद का गठन हो, जो कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में सुझाव समय समय पर दे सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदिवासियों के लिए एक विशेष हेल्थ मिशन बनाने व आदिवासियों के पट्टे की सुरक्षा करने को संकल्पबद्ध है। कांग्रेस कार्य समिति, प्रदेश व जिला कांग्रेस कमेटीज की हर 6 महीने में एक बैठक SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक व महिला मुद्दों पर केंद्रित हो। नई शिक्षा नीति को लेकर व्यापक मंत्रणा हुई है। विशेषता यह चिन्हित किया गया कि नई शिक्षा नीति के प्रावधान स्वाभाविक तौर से गरीबों व शोषित वर्गों के बच्चों को बराबरी के अधिकार से वंचित करते हैं तथा अमीर गरीब की खाई को और बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस UPA सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना के आंकड़ों को जानबूझ करके केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे सीधा लक्ष्य पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करना है। हमारा संकल्प है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक निर्णायक संघर्ष करेगी और पिछड़े वर्गों को उसका अधिकार दिला करके रहेगी। अब अंत में युवा समूह। युवा समूह ने महंगी शिक्षा, गरीब और अमीर के बच्चों में कोरोना की विभीषिका के बाद पैदा हुए
भीषण डिजिटल डिवाइड व बेतहाशा बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं की असहनीय पीड़ा पर चिंता व्यक्त करते हुए इस खाई को पाटने के बारे में विस्तृत चर्चा की। भाजपा निर्मित बेरोजगारी के दंश से लड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोजगार दो पदयात्रा का प्रस्ताव किया गया, जिसकी शुरुआत आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त 2022 से होगी। स्कूलों में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के तर्ज पर गरीबी विद्यार्थियों के लिए कॉलेज व विश्वविद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। गरीब और अमीर के बच्चों में पैदा हुई अप्रत्याशित डिजिटल डिवाइड की खाई का केंद्र सरकार स्थायी समाधान करे व प्रांतों की मदद करे। सभी सरकारी विभाग भारत सरकार के उपक्रम व तीनों सेनाओं में पड़े खाली पद अगले 6 महीनों में विशेष भर्ती अभियान चला करके भरे जाएं। संगठनात्मक स्तर पर 50% पद 50 साल से कम उम्र के साथियों को मिलने चाहिए। युवा समूह ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि संसद, विधायिकाओं, विधान परिषद व सभी चुने हुए पदों पर रिटायरमेंट की उम्र की एक सीमा तय की जाए। भविष्य में पार्टी की सरकारों में सभी पदों पर 50 वर्ष से कम आयु के 50% व्यक्ति हों। उससे अधिक उम्र के तजुर्बेकार लोगों का फायदा पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए भी लिया जाए। 2024 के संसदीय लोकसभा चुनावों से शुरुआत कर उसके बाद के सभी सांसद, विधायिकाओं, विधान परिषदों व अन्य स्तरों पर कम से कम 50% टिकट 50 वर्ष से कम की आयु के साथियों को दिए जाएं। पार्टी के नेताओं द्वारा गैर राजनीतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका व सक्रियता निभाई जाए, जैसे कि यूथ फेस्टिवल, सांस्कृतिक आयोजन, खेल आयोजन, यूथ पार्लियामेंट, विषय विशेष पर टाउन हॉल मीटिंग व ब्लड डोनेशन कैंप आदि। इससे भी युवा वर्ग में पार्टी के फैलाव व विस्तार को मदद मिलेगी। ठीक 80 वर्ष पहले साल 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। साल 2022 का नारा है भारत जोड़ो। यही है उदयपुर का नव संकल्प, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जय हिंद।